मुगल चंद्र। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए बात करते हैं मुगलों की। तो ये छोटा सा ही टॉपिक होगा हमारे लिए, इसलिए कि मुगल मुख्य रूप से सांस्कृतिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगर शाहजहां की बात करें या जहांगीर की बात करें तो राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से कोई बहुत उल्लेखनीय उनके क्षेत्र में है नहीं, उनके काल में है नहीं। औरंगजेब के काल में है भी तो उसकी नीतियां पतन के साथ संबंधित है, और मुगल साम्राज्य का पतन आमतौर पर आधुनिक भारत के पक्ष के तौर पर पढ़ा जाता है। तो आरंभिक जो मुगल हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर, और अकबर के कुछ प्रयोग सामान्य तौर पे हम जानते हैं, लेकिन उसके मनसबदारी व्यवस्था को थोड़ा समझ लेंगे और जागीरदारी व्यवस्था को थोड़ा समझ लेंगे, और फिर उसके साथ ही यह पक्ष समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अब ये क्या याद दिलाऊं मैं आपको, आपको पता ही है। ठीक है, बाबर फरगना का शासक था जो मध्य एशिया में कहीं है, और भारत पर अपने आक्रमण के समय वह काबुल पर शासन कर रहा था। ठीक है ना? उसने स्वयं को चंगेज खान और तैमूर दोनों से जोड़ा, दोनों का वंशज माना, और चंगेज खान ने जो अपने उत्तराधिकारियों के लिए कानून बनाया था उसको कहते हैं यस्सा। तो मुगलों ने यस्सा का अनुकरण करने की कोशिश की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि यस्सा क्या है? तो चंगेज खान द्वारा अपने उत्तराधिकारियों या अपने वंशजों के लिए बनाया गया कानून। तो जो लोग भी चंगेज खान के वंशज होने का दावा करते थे वह यह भी सुनिश्चित करने की चेष्टा करते थे कि चंगेज खान के बनाए नियमों को पालन करें। और चंगेज खान का नियम यह था कि जातियों और संप्रदायों के आधार पर भेद नहीं करना है। तो चंगेज खान जब तक जीवित रहा उसने सबको बर्बाद किया बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, मंगोल हो कि तुर्क हो कि सिया हो कि सुन्नी हो, उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, बाबर भी हुमायूं से कुछ ऐसी ही बात कहता है जब मृत्यु सैया पे दोनों पड़े होते हैं। बाबर ने भारत में अपनी विजय सुनिश्चित की या मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस क्रम में उसने चार प्रमुख युद्धों में अपनी विजय सुनिश्चित की थी। इनमें से पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह कब हुआ था? 1526 में। यह किसके खिलाफ था? इब्राहिम लोदी। परिणाम आपको पता है, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। दूसरी लड़ाई उसने लड़ी खानवा की लड़ाई, और ये लड़ाई उसने 1527 में लड़ी, और ये लड़ाई लड़ी राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। उसमें राणा सांगा के अतिरिक्त इब्राहिम लोदी के कुछ सगे संबंधी भी शामिल थे। उनमें जैसे दौलत खान वो शामिल है, आलम खान वो शामिल है, राणा सांगा, इन्हीं लोगों ने बुलाया था।
फिर एक और लड़ाई होती है जिसको कहते हैं चंदेरी की लड़ाई, और यह लड़ाई 1500 हर साल अपीयर हो रहा है। कुछ वैसा प्रभाव लग नहीं रहा आपको? कुछ वैसा ही लग रहा ना? मुझे तो लग रहा है। ये मेदिनी राय के खिलाफ, ये राणा सांगा के सहयोगी रहे थे। और एक और लड़ाई लड़ी उसने, बैटल ऑफ घाघरा। और ये लड़ाई कब लड़ी? ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था। और उसने ये लड़ाई लड़ी अफगानों के विरुद्ध। मुगल अफगान संघर्ष अनवरत चलता रहा, शुरू से लेकर आखिर तक। शुरू में भी मुगल सत्ता को अफगानों ने चुनौती दी थी, बाद में भी मुगल सत्ता को अफगानों ने चुनौती दी। ये चार लड़ाइयाँ, इन चारों लड़ाइयों में बाबर क्यों जीता, उसकी एक साथ व्याख्या हो सकती है। तो बाबर के विजय के कारण क्या थे? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल रही, क्यों जीती, उसके कारण क्या थे? तो एक तो यह है कि एक अनुशासित एवं अत्यंत ही गतिशील घुड़सवार सेना, आपको पता होगा कि बाबर के पास 12,000 या 15,000 के करीब थे सोल्जर्स। इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख से अधिक थे। फिर भी इब्राहिम लोदी हारा, और इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी सेना एक बहुत छोटी सेना से हार गई थी। इसका मतलब क्या है? रणनीति, प्रयोग, मनोबल, बहुत कुछ है। यानी कि सिर्फ सेना के रहने से आपकी जीत सुनिश्चित हो जरूरी नहीं है। वही हाल इस एग्ज़ाम का भी है। सिर्फ ज्ञान रहने से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें यह जरूरी नहीं है। ज्ञान के प्रयोग करने की क्षमता विकसित करनी होगी, और वो एक अलग तरह की क्षमता है। वरना इस बाजार में इतने ज्ञानी लोग घूम रहे हैं कि सारी कोचिंग की सारी फैकल्टीज मिल के जितना नहीं जानती हैं उतना वो अकेले जानते हैं, लेकिन अपने ही ज्ञान के बोझ के तले दब के मर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास राइफल हो, चलाना ना आता हो, और किसी के पास चप्पल हो और चलाना आता हो, तो भारी कौन पड़ेगा, अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। इसलिए धैर्य नहीं खोना है। ये लास्ट मोमेंट में धैर्य खोकर ही लोग टूटते हैं, हारते हैं। ज्ञान का तो खेल ही नहीं है ये। अब आप उस अवस्था में आ चुके हैं कि अब ज्ञान के प्रयोग की बात है। फिर उसने एक और काम किया, एक नई युद्ध पद्धति उसने भारत में लागू की जिसको कहते हैं तुलुगमा। इसके विस्तार में मत जाइए, बस इतना जानिए कि इसमें रक्षा प्राचीरों का, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, बैलगाड़ियों का प्रयोग किया, खाइयों का प्रयोग किया, और गतिशील सेना, मतलब जहां जरूरत हो वहां पहुंच सके, जहां से भागना हो वहां से भाग सके। वही हाल आपके नॉलेज का है कि जब जरूरत हो नॉलेज आ जाए। इकोनॉमी में जरूरत हो तो पॉलिटी का नॉलेज आ जाए वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। पॉलिटी में जरूरत हो तो हिस्ट्री का नॉलेज वहाँ पे पहुँच जाए। मतलब नॉलेज को मोबाइल बनाना, गतिशील बनाना, यह आवश्यक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करना यह आवश्यक है। एक ही डिसिप्लिन में कुआं खोदना आवश्यक नहीं। तो उसकी सेना इस तरह से थी, गतिशील थी, जहाँ से भागना था वहाँ से भाग जाती थी, जहाँ समय पे पहुँचना था वहाँ पहुँच जाती थी। सेना छोटी ही सही, लेकिन उसका गतिशील होना बहुत ही मायने रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लोगों को बहुत छोटे लोग पीट देते हैं। क्यों? फुर्ती, फुर्ती ज़्यादा मायने रखती है ना। वो मारे जा रहा है और वो भागे जा रहा है। अगर आपका शरीर बड़ा है तो इसका सिंपल सा मतलब कि ज़्यादा जगह उपलब्ध है पिटाने के लिए। किसी का निशाना चुकेगा नहीं, कोई कहीं से मारे चोट आपको लग जाएगी। आपका आकार इतना बड़ा है, विशाल है, भीमकाय है, ऐसा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो ज्ञान की भी यही हालत हो जाती है कभी कभी। अपने ही ज्ञान के बोझ के तले हम लोग दब जाते हैं, ज़्यादा दिमाग चलाने लगते हैं।
सहज रहिए, साधारण रहिए, साधारण काम ही कर लीजिए, उसी में आप असाधारण हो जाएंगे। जितने लोग अपनी तैयारी को असाधारण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं ना, वो ऐसे कामों में उलझ रहे हैं जो काम व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। और ये आप लोगों सबसे ज़्यादा अभी वल्नरेबल आप ही लोग हो उसमें। आप में से कुछ लोग आए भी थे, पूछे भी थे मुझसे कि ऐसा करें ऐसे करें। उन्हें कुछ मत करो अभी भाई, अभी जो पढ़ लिया उसको कंसल्ट करो, तो इससे कैसे हो पाएगा। मतलब सोचने का समय गया, अब युद्ध जो है वो निश्चित है। तो अब इस जहाँ युद्ध निश्चित है वहाँ तैयारी की अनिश्चितता के चक्कर में नहीं पड़ना। वहाँ पैर टिकाए रखना है, जिस अवस्था में अब तक बने हुए हो उसी अवस्था में बने रहो अगले 1-1.5 महीने तक, बिना मन को विचलित किए। कम से कम जो पढ़ लिया है उसको तो रिवाइज करके और फिर जाओ लड़ने के लिए। तो तुलुगमा युद्ध पद्धति बाबर लेकर आता है। दूसरा, बाबर ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया, बारूद का प्रयोग। अब गन पाउडर का इस्तेमाल भी कई तरीके से हो सकता है। एक तो तरीका मैंने बताया था आपको शुरू में ही, उसमें क्या करते हैं, चेहरे पे लगा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बॉलीवुड की फिल्मों में होता। दो तरह से, एक तो बाबर ने बंदूकचियों का इस्तेमाल किया, उनको कहते हैं बंदूकची, हर्षिकार दीर्घिकार, उनको कहते हैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ MATCHLOCKMEN, मैच लॉक मैन। मैच लॉक गन्स होती थी। आपने ऐसे गन्स देखे हैं जिसमें कि उनकी नाल में बारूद भरा जाए और उसको फायर करने के बाद एक ही विकल्प बचता है, भागो, इसलिए कि रीलोडिंग कर नहीं सकते और इतना गर्म हो चुका होता है कि उसको उठाकर भी नहीं भाग सकते। उसमें कान बंद करके साइड में खड़ा होके फायर कर दिया जाता है। देखा आपने कहीं? आज भी कुछ शौकीन लोग रखते हैं उसको। उसमें क्या है कि आप निश्चित रूप से फायर लगातार नहीं कर सकते। तो उसमें होता क्या था कि एक पंक्ति आती थी, लाइन आती थी, फायर किया और फायर करने के बाद वो भागी, फिर दूसरी आई, फिर भागी, फिर तीसरी आई, इस तरह से। शायद मुझे बहुत तो नहीं पता, लेकिन शायद इसी वजह से उसको राउंड कहते हैं। इतने राउंड फायर हुए, सुना होगा ना आपने, इतने राउंड और फायर हुए। फिर बाद में हमने कार्ट्रिजेस, कारतूस बना दिया, तो राउंड बढ़ाना हमारे लिए आसान हो गया। अब वहीं पे खड़े खड़े 10 राउंड फायर आप कर सकते हैं, जिसके लिए लोग पहले पीछे जाते, गन भर के फिर से लाते। ऐसा होता है ना। और अब तो आपको पता ही है कि कितने ऑटोमेटिक गन्स आ गई हैं। अब क्या सिचुएशन है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को मुगलों पर इस बात की बढ़त मिली, या भारतीय शासकों पर, कि अंग्रेज अपने साथ मस्केट लेकर आए। मस्केटियर्स कहते हैं, मैचलॉक नहीं। मैचलॉक में तो इग्निशन जो होता है वो हाथ से होता है, मैनुअल होता है। लेकिन जो फ्लिंट लॉक गन्स होती हैं, एक और गन्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, फ्लिंट लॉक गन्स, उनमें ना कारतूसों का इस्तेमाल होता है। तो जब मुगल आए, बारूद का प्रयोग किए, बंदूकचियों का प्रयोग किए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और यही व्यवस्था बहुत दिन तक चलती रही। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अपने साथ क्या लेकर आ गए, फ्लिंट लॉक लेकर आ गए। तो फिर अब भारतीय शक्तियां उनका मुकाबला कर पाती फ्लिंट लॉक के दम पे। दूसरा उसने इस्तेमाल किया था, जिसको कहते हैं हल्की तोपें, लाइट कैनन्स। ये बहुत जरूरी है, लाइट कैनन्स, जिसको आप युद्ध भूमि में लेके जा सकें, ऊंट पे लाद के, घोड़े पे लाद के, कंधे पे लाद के। नहीं तो फिर दुश्मन को अपने घर बुलाना होगा कि घर आओ, मारेंगे। क्यों? तोप तो घर पे पड़ी है आपके। आपने जयपुर, राजस्थान का नाम सुना होगा। आप में से कोई है राजस्थान का? राजस्थान का कोई नहीं है यहाँ पे? इतनी भरी सभा में राजस्थान का कोई नहीं है? अच्छा, तो आपने भी सुन रखा होगा, राजस्थान में एक जगह है जयपुर, और जयपुर में 2 किले हैं ऊपर नीचे। एक आमेर है, ऊपर जयगढ़ का किला है। जयगढ़ का किला घूमने जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, जय बान कहते हैं उसको। आप में से कुछ लोगों ने देख रखी होगी। व्हील पर उसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। लेकिन अगर ऐसी तोप हो तो फिर क्या करना होगा आपको? दुश्मन को घर बुलाना होगा कि नहीं होगा? आओ आओ कभी जयपुर। और जब दुश्मन जयपुर आ ही गया तो आप क्या कर लोगे? वहाँ का गाइड भी बताता है, हम लोग गए थे, वो गलत की सही उस विवाद में मैं नहीं जाऊँगा, वो बताया था हम लोगों को, हमारे टीचर लड़ भी गए थे उससे।
कुछ गाइड से हमारे टीचर्स के मतभेद भी हो गए थे। तो गाइड की तो एक अपनी दुनिया होती है ना, अपने हिसाब से बताते हैं, और हमारे टीचर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वो गए, उसने ये क्या कह रहे हो तुम, तो कभी कभी लड़ जाते हैं। उनको हम लोग समझा रहे थे कि सर हम लोग, आपकी रिपुटेशन खराब नहीं हो रही है, आप चुप रहिए। देखिए हम लोग आप ही की बात मानेंगे, गाइड की बात नहीं मानेंगे। लेकिन वो गाइड उनका प्रतियोगी बनकर उभरा था। अब वो बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि हमें इम्प्रेस करके छोड़ें। तो बड़ी मुश्किल से हाथापाई की नौबत बचाई गई। ठीक है, जब ज्ञान की कदर नहीं होती है ना, तो कितना अवसादग्रस्त व्यक्ति हो जाता है उसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। बच्चों के सामने टीचर की बेइज्जती आप समझ ही सकते हैं। और वो भी हम जैसे कोचिंग वाले, हम लोग तो अपने आप को वो समझते हैं, कलयुगी समझते हैं। तो हमें तो आपसे पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा इज्जत नहीं चाहिए। वो आप दे ही देते हो हमें, बाकी इज्जत हमें जहाँ लेनी होगी वहाँ ले लेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आपको पता ही है, उनको तो अहंकार, ईगो, पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ जुड़ा हुआ। तो गाइड ने ये बताया था कि इस तोप से एक ही बार फायर हुआ और गोला दुश्मन के पीछे जाके गिरा, तो दुश्मन किधर दौड़ा होगा। तो ये गोला मारने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अच्छा, वो ये भी बताते हैं कि जहाँ गोला गिरा था वहाँ तालाब बन गया है। अब बहुत बड़ा तालाब है, राजस्थान में तो वैसे हर जगह तालाब आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े जलाशय। लेकिन यहाँ पर वो जहाँ गोला गिरा था वहीं पे वो तालाब बना है। तो ऐसी तोपों से तालाब खोदने का काम तो आप ले सकते थे, लेकिन दुश्मन को पराजित करने का काम थोड़ा कम लेते। मुगल इस मामले में माहिर थे, अपने साथ हल्की तोपें रखते थे। वो दो चीज़ों में माहिर थे, एक तो टेंट डालने में माहिर थे और दूसरा तोपें लगाने में माहिर थे। लाइट कैनन्स जो कि आसानी से युद्ध भूमि तक लेके जाई जा सके। चौथा एक होता है ना जिसको कहते हैं ना माउंटेड आर्चर्स कहते हैं अंग्रेजी में, माउंटेड आर्चर्स। माउंटेड आर्चर्स को क्या कहेंगे हिंदी में, आप कोई बता दीजिए। मतलब घोड़े पे बैठे हुए तीरंदाज कह सकते हैं शायद, या ऊंची जगह से तीर चलाते हुए लोग। घोड़े की गति देखी आपने, उस पर बैठकर बॉडी को बैलेंस करना मुश्किल होता होगा, और उस चलते हुए घोड़े से स्थिर जगह पे निशाना साधना तीर से, ये अपने आप में मुश्किल रहता होगा कि नहीं। लेकिन पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एशिया में इसकी आज भी प्रतियोगिता होती है, उस तरह की वहाँ पर चीज़ें हैं। तो एक तो वो सिचुएशन थी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तीरंदाज। तीरंदाज ही लिख लीजिए सीधे, तीरंदाज, घुड़सवार तीरंदाज। माउंटेड आर्चर तो लिख लीजिए घुड़सवार तीरंदाज। फिर उसके बाद आपको उसकी अपनी सैनिक योग्यता, उसकी व्यक्तिगत सैनिक योग्यता, नेतृत्व या सैन्य, कुशल सैन्य नेतृत्व कह सकते हैं इसको। वह भारतीय शासकों के युद्ध क्षमता को लेकर काफ़ी संदेह में था। इब्राहिम लोदी के बारे में लिखता है कि वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अपने से ठीक से खड़ा नहीं होता, वो लड़ेगा क्या। तो बहुत ही पुअर ओपिनियन जिसे कहते हैं ना, भारतीय शक्तियों की सैन्य क्षमता के बारे में वह रखता है। तो सैन्य नेतृत्व, तीरंदाज, ये तोपों का प्रयोग, अनुशासित सेना, और एक नई युद्ध पद्धति जिसको कहते हैं तुलुगमा, इन सब चीज़ों के आधार पर उसके विजय की व्याख्या की जा सकती है। आपसे कथन देकर पूछा जा सकता है कि बाबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। स्पष्ट है ये। फिर बाबर को उसके सिर्फ सैनिक उपलब्धियों के लिए नहीं जाना जाता है, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। उसमें से एक किताब उसने लिखी जिसका नाम था तुज़ुक-ए बाबरी। यह उसने जो लिखा तो चगताई टर्की में लिखा, और इस किताब का फारसी अनुवाद किया था, यह भी सवाल बन सकता है, उसी व्यक्ति ने जिसका नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना या खाने खानन, आप खाने खाना ही लिखिए, अब्दुर रहीम खाने खाना। और ये जो फारसी अनुवाद था यह बाबर नामा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। वैसे दोनों ही का, बाबर नामा और तुजु के बाबरी शब्द का प्रयोग इंटरचेंजेबली हम लोग कर लेते हैं। आधुनिक युग में एक ओरिएंटलिस्ट विद्वान थे जिनका नाम था HBEVRIDGE, हेनरी बेवरिज।
ठीक है, हिंदी में जैसे लिखना हो इस नाम को लिख लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, बे व आर, ऐसे हेनरी तो लिख ही लेंगे आप। तो हेनरी बेबरिज ने इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किया और इस अंग्रेजी अनुवाद को कहा जाता है मेमोयर्स ऑफ बाबर। इसको देवनागरी में ही लिख लीजिए ऐसे, मेमोयर्स ऑफ बाबर। तो 3 लोग, कुछ और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। कवि भी था, उसने तुर्की भाषा में एक दीवान लिखा। दीवान का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कपलेट्स, जैसे होता है ना दीवाने गालिब, गालिब के कलेक्शन। लोग पोएट्री करते हैं, गज़लें लिखते हैं, शेर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। उसी तरह के कलेक्शन को दीवान कहते हैं। दीवान का मतलब ही कलेक्शन होता है। और तुर्की भाषा में यह क्लासिकल वर्क माना जाता है। उसके बाद से उसने एक और काम किया कि चारबाग पद्धति भारत में इंट्रोड्यूस की। चारबाग को चहार बाग भी कहते हैं, और यही चहार बाग वाले जो पैटर्न बने ये मुगल गार्डन बने। अभी राष्ट्रपति भवन में कुछ दिन पहले एक मुगल गार्डन था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। हम सबको पता है कि राष्ट्रपति भवन का मुगलों से कोई संबंध नहीं है। तो एक्चुअली एक विशेष प्रकार का गार्डन है। उस तरह का गार्डन आप अपने घर पे रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये मेरा मुगल गार्डन है। अपने रीडिंग टेबल पे रख सकते हैं। बताऊं मैं कैसे? बस गार्डन आपको वैसे होना चाहिए कि अब मुगल गार्डन के फीचर्स, ये कल्चर का भी हिस्सा है। लगे हाथ आई आई है बात तो कर ही लेते। चार बाग बाबर ने इंट्रोड्यूस किया, और बाबर के समय के जो गार्डन्स हैं उनको इन जगहों पर देखा जा सकता है। पानीपत में देख सकते हैं, यूपी में एक जगह है संभल, वहाँ देख सकते हैं, आगरा में देख सकते हैं। और कालांतर में ये बड़े मशहूर हुए। अक्सर मुगल जो समाधियाँ थी, मकबरे थे, इन गार्डन्स के बीचों बीच बनाए जाने लगे। ताजमहल इसका अपवाद है, ताजमहल दक्षिणी सिरे पर है। लेकिन अगर आप दिल्ली में जाएं तो हुमायूं का मकबरा, और बाद में चले जाएं तो वो जो आखिरी मकबरा माना जाता है मुगल पद्धति में, वह है सफदरजंग का मकबरा। वह मकबरा भी इसी पद्धति पर आधारित है। मकबरे बनने तो बाद में शुरू हुए इस पद्धति में, लेकिन और सभी गार्डन्स में मकबरे नहीं बने। तो बीच वाला जो जगह था ना, उसको ऐशगाह के तौर पे इस्तेमाल होता था। ऐशगाह समझते हैं ना, किलोखरी मत भूलिएगा। और बर्मन के 2 बेटे याद है ना, एक बेटा एक पोता, 2 छोटे छोटे नुन्नू मुन्नू, हाँ, कैकुबाद और कैयूमर्स। तो मुगलों ने अलग शहर नहीं बसाए, अपने गार्डन में ही इंजॉय किया करते थे। अब ये गार्डन कैसे होते थे? मुगल गार्डन के ना सामान्य गुण लिख लीजिए, कथन देकर सवाल पूछा जा सकता है। एक तो मुगल गार्डन जो होते थे वो दुर्गीकृत होते थे। मतलब गार्डन तो हमारे भी होते हैं, किचन गार्डन, घर के आसपास कुछ लोग गार्डन लगा देते हैं, ईंट जोड़ देते हैं, लकड़ी का लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मुगल गार्डन में किसी की बकरी घुसे और उसका वो खा जाए, भिंडी टमाटर। मुगल गार्डन की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो लगेगा कि मुगल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह का प्रभाव होगा। तो मुगल किले दुर्गीकृत होते थे। उसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में, अगर टीरेन की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में ना सीढ़ी नुमा भी होते थे। जैसे निशात बाग, शालीमार बाग, श्रीनगर में नाम सुना होगा आपने। निशात बाग खास तौर से, शालीमार बाग, ये जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ आप जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो उसमें आपको स्टेप्स मिलेंगे। ठीक है, एक लेवल आया, फिर दूसरा लेवल आया, फिर तीसरा लेवल आया। एक जगह है पिंजौर, चंडीगढ़ के पास, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। यह जगह भी एक मुगल गार्डन के लिए जाना जाता है, और उस गार्डन की प्रकृति भी क्या है, ऐसी। उसको सीढ़ी नुमा को क्या कहेंगे, STEPPED, स्टेप। कभी कभी इसको TRRACED भी कहते हैं, टी रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। फिर तीसरी चीज मुगल गार्डन के बारे में है कि विशाल प्रवेश द्वार। हमारे गार्डन की तरह नहीं कि लकड़ी का लगा रखा है, कोई भी उठाए साइड में रख के घुस जाए। होता था ना, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, इस तरह के गार्डन है भी, बचे हुए हैं। आपके हैं गार्डन इस तरह के घरों के आसपास? होते हैं ना। हाँ, बाउंड्री कर देते हैं। कैसे, किससे बाउंड्री करते हैं?
लकड़ी से, ईंटे से, बांस से, हाँ। और बड़ा टेम्पररी टाइप का होता है ना वो। हाँ। तो विशाल प्रवेश द्वार, और वो भी कहाँ, चारों दिशाओं में, मतलब ऑल कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे कि सभी प्रमुख दिशाओं में। जैसे स्तूपों में होता है ना, स्तूपों में चार प्रवेश द्वार आपको मिलेंगे। कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जैसे स्तूपों में मिलता है वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी प्रमुख दिशाओं में। वैसे कितनी दिशाएं हैं हमारी संस्कृति में? कितनी दिशाएं हैं? चार दिशाएं हैं। 10 दिशाएं। जब आप आईएएस करोगे ना, तो आपकी कीर्ति कितनी दिशाओं में फैलेगी? ऑप्शन दो। ए 10, बी 12, सी 4, और डी 3। 10 दिशाओं में फैलेगी। 10 दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलेगी, ऊपर नीचे। आ, तो मतलब ये चार तो हो गए, पूरा पश्चिम, चार कॉर्नर्स हो गए, और एक ऊपर और एक नीचे। अब कोई आदमी अगर तिरछा देखे तो अब इसके बाद जो लोग तिरछा देखने के आदी हैं, इन्होंने और भी कई गुप्त दिशाएं ढूंढ रखी हैं जिसके बारे में वो आते नहीं है, खुल के बताते नहीं है। ऐसा थोड़ा ना है। डिग्री की बात है, 360 डिग्रियां होती हैं। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारी दिशाएं ढूंढ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 10 दिशाओं की मान्यता हमारी संस्कृति में मिली है। इनमें से 4 दिशाओं को चार प्रमुख दिशाओं के नाम से जाना जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद से चौथी विशेषता क्या है इन गार्डन्स की? तो वो है कि चार बराबर भागों में विभाजन। तभी चार बाग और चार बाग कहलाता है। लखनऊ में एक स्टेशन है, सुना होगा आपने, चार बाग स्टेशन, सुना है आपने? कोई लखनऊ का है यहाँ पे? जहां से पूछ रहा हूं आप वहीं के हो, जयपुर के भी हो, लखनऊ के भी हो। इसे कहते हैं सच्ची भारतीयता। हम कहीं के नहीं, हम सबके हैं। नहीं, कहीं इस दर्शन के इस स्तर पे तो नहीं पहुंच गए आप। पांचवा, कि बंटवारा कैसे हो चार भागों में विभाजन के लिए? तो विभाजन के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, बताता हूं। एक तो नहरों का, नहरों, या ये कहते नहर थे, बनाते नाली थे। पतली नालियां भी नहरें, नहर ही कहलाती थी। अब लाल किला में चले जाओ, आपको मिलेगी नहरे बहिश्त। बहिश्त का मतलब होता है स्वर्ग। और वो कहाँ, दीवाने आम, दीवाने खास सबसे होकर गुजरती थी। आप देखेंगे आज तो पता चला कि वो पतली सी नाली है। ठीक है, अब बना दिया क्या, लेकिन हाँ बड़ी भी होती थी, ऐसा नहीं है। जैसे ताजमहल में आप जाओ तो जो एंट्री करोगे तो होता है ना बीच में एक वाटर चैनल्स जिसे कहते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं वाटर चैनल्स या नहर कह सकते हैं। तो नहरों, नालियों, ठीक है। और पेवमेंट्स देखा होगा आपने, जैसे वो नाली है, जैसे ताजमहल के उदाहरण में दूंगा, वहां से आप सब लोग लगभग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप भी वहां गए होंगे और वो वाला फोटो खिंचवाया ही होगा। खिंचवाया है कि नहीं? वो वाला नहीं खिंचवाया? अच्छा, चलो समय आएगा, भारत दर्शन पे जाना तो करना। उसका वो टोपी पकड़ के ना, ताजमहल का वो ऐसे करते हैं ना, वो आप नहीं करते, वहाँ जो कैमरा वाले होते हैं ना वो करा देते हैं आपसे, उनके पास लोकेशन फिक्स्ड है। ऐसे करो, आप देखेंगे दो चार लोग ऐसे हाथ उठाए रहते हैं वहाँ पे। हाँ, एक बेंच है जहाँ पर अमर प्रेम कथाएं लिखी जाती हैं वहीं पे, अमिट। तो हाँ, उस पे तो लगभग जितने भी सेलिब्रिटीज भी जाते हैं ना, फॉरेन डिग्निटरीज भी जाते हैं, तो उस पे तो बिठा के फोटो खींच ही लेते हैं लोग। वो वाला पत्थर जो है, आप गए हैं कभी, बैठे हैं उस पत्थर पे? क्यों, दूर से कोने से देखते हुए निकल गए, बैठने की हिम्मत नहीं हुई? जाएंगे, बैठेंगे, इरादे नेक हैं, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत महंगा है। 5 रुपए बहुत महंगा है। और अच्छा, और ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके दम पे ये पूरी अरबों की इंडस्ट्री चल रही है दिल्ली में, इनके लिए ताजमहल घूमना महंगा है। खैर कोई बात नहीं, नो कमेंट। यहां बैठा कोई भी गरीब नहीं है। ठीक है, ये जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं
सॉरी, मेरा मेरा मकसद किसी का वो नहीं करना था, लेकिन हाँ, तो अगर चाहते हो कि हम गरीब ना माने तो आओ एडमिशन ले लो। ये कहते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग, अग्रेसिव मार्केटिंग। हिम्मत है तो पैसा दे के दिखाओ। छुप छुप के क्यों देख रहा है इधर उधर। तो नहरों नालियों का, और क्या कहते हैं, वृक्षों वृक्षों की कतार, वृक्षों की कतारों का प्रयोग, और उसको क्या कहते हैं, हाँ, इसमें ये भी लिख लीजिए, पगडंडियों का, चौड़े पगडंडियों का प्रयोग, पगडंडियों का अप्रयोग, पगडंडियों का प्रयोग। मैं समझा दूंगा एक ही बार में, पहले इसको लिख लीजिए सारे फीचर्स। छठा आप लिख लीजिए, जिसको कहते हैं ना, वाटरफॉल्स को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जलप्रपात, झरना। हाँ, झरना ही लिख लो आप, झरना। चले आए जलप्रपात, गिलास से पानी गिरा रहे हैं, बोल रहे हैं जलप्रपात। ऐसा थोड़े होता है। तो कहाँ गया ये उसका झरना? झरना यानी वाटरफॉल्स। और एक होता है, वाटरफॉल्स में क्या होता है, पानी ऊपर से आता है नीचे गिरता है। एक होता है जो नीचे से ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, उसको क्या कहते हैं? फाउंटेन्स, फवारा। तो फवारों का प्रयोग करते थे। और आज भी जब भी झरने या फवारे की बात होती है तो लाइट डेकोरेशन की बात होती है कि नहीं? लैंप, तो सजावट के लिए दीपों का प्रयोग, दीपों का प्रयोग, लाइट डेकोरेशन इसे आप कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये हो गया गार्डन, ये हो गए चार प्रवेश, ये हो गया दुर्गीकृत गार्डन, ये हो गए चार प्रवेश द्वार चार प्रमुख दिशाओं में, और ये हो गए उनके बांटने वाले, ये हो गए झरने, एक ही तरफ बनाऊंगा, और उनसे जुड़े क्या हो गए? पेवमेंट्स हो गए। ऐसा ही है ना, जब ताजमहल में घुसते हैं तो एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से जाते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अधिक सभ्य हैं तो हम दोनों तरफ से आते हैं, दोनों तरफ से जाते हैं, बल्कि वहां जाके निर्णय लेते हैं कि किधर से जाएं किधर से ना जाएं। तो जिधर से बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं हम उधर से ही जाते हैं, खासतौर से विदेशी जिधर से आ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हाँ, बीच में मौका मिलते ही सेल्फी लेने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। फिर अब जैसे इसी तरफ से चारों तरफ से हो गया, चार भाग बट गए, और इन सब का प्रयोग होगा। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि दीपों का प्रयोग कैसे होता था। तो बहुत ही आसान है इसका समझना। जैसे मान लो कि ये पानी है, पानी बहते हुए आ रहा है, यहाँ से गिरेगा डायस से, तो दीवार से, सतह से गिरेगा ना, इससे लग के गिरेगा। तो वो क्या करते थे कि छज्जे बना देते थे। ऐसे समझो कि पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, मतलब ये पानी आ रहा है, ये पानी है, तो कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा, दीवार से लग के गिरेगा। तो वो क्या करते थे, थोड़े छज्जे बना देते थे ऐसे। अब पानी आया तो कहाँ गिरा? यहाँ से गिरा, तो दीवार और पानी के बीच में स्पेस हो गया। और वो जो स्पेस होता था उस दीवार पे वो बनाते थे छोटे छोटे ताखे, जिनको नीचेस कहते हैं, और उनमें लगाते थे लैम्प, और बैठते थे बाहर की तरफ। पानी यहाँ से गिर रहा, और वहां से बैठ के देखते थे, और देख के क्या बोलते थे? ओ वाह। ओ वाह नहीं बोलते होंगे वो, कुछ और बोलते होंगे। लेकिन अगर, हाँ, अगर आपको दिखे तो फिर आप तो वाह ही बोलोगे, नहीं? तो ये अक्सर शाहजहां और जहांगीर दोनों को माना जाता है कि काफ़ी रुचि ली थी। और शाहजहां के ज़माने के जो गार्डन्स हैं, कश्मीर, निशात बाग, शालीमार बाग में देखे जा सकते हैं। जहांगीर के ज़माने में लाहौर भी एक मेजर सेंटर बना था। तो इतना किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर से अगर हम आगे बढ़ें तो बाबर की उपलब्धियों को उसका पुत्र हुमायूं संगठित नहीं कर सका था। क्यों नहीं कर सका? उसके कुछ कारण थे। उसके लिए एक दिन हुमायूं प्रभाव की बात हो रही थी ना, तो क्या कारण थे हुमायूं की असफलता के? उसके विस्तार में नहीं जाएंगे हम। बाबर सफल रहा, तो हुमायूं की असफलता की व्याख्या कई आधार पर की जाती है। एक तो यह है कि व्यक्तिगत दुर्बलता, इसको पहले के इतिहासकार लिखते थे चारित्रिक दुर्बलता। व्यक्तिगत दुर्बलता में क्या आता था कि भाई साहब थोड़ा अफीम वगैरह खा लेते थे, ठीक है, थोड़ा आमोद प्रमोद भी कर लेते थे,
विलासी जीवन थोड़ा। और जैसे जमुना के किनारे पिकनिक मनाने का ट्रेंड इन्होंने ही शुरू किया था, जमुना के किनारे पिकनिक मनाना। मीना बाजार का नाम सुना होगा आपने, कहीं साइड से जान लीजिए, ये सब हुमायूं के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अफीम, आमोद प्रमोद, ठीक है, विलासतापूर्ण जीवन, ये सब व्यक्तिगत दुर्बलता का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, सामरिक भूलें, स्ट्रेटजिक ब्लंडर्स, स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स। ये भाई साहब कभी कभी वैसे ही करते थे जैसे हम लोग करते हैं, जब पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे, जब नहीं पढ़ना होगा उस वक्त जोश में रहेंगे। आपके साथ भी होता है। तो जब कोई लड़ने का समय नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, तो तलवार निकाल के घूम रहे हैं, कोई मिले तो मारें। तो ठीक है, आज लड़ने का समय आया तो अफीम खा के लेट गए। तो ऐसा कई बार हुआ इसके साथ। शेरशाह सूरी से लड़ाई लड़ते समय भी उसने इस तरह की गलती की। शेरशाह को उसने यहाँ के किले में, बिहार का रोहतास का किला, उसमें छोड़ दिया और खुद बंगाल चला गया। जब लौटा तो देखा कि शेरशाह रास्ता रोके हुए खड़ा था। अब बोला किधर से भागोगे? तो बहुत सारी प्रोवर्बियल कहानी है कि इसकी लाइफ किसी ने बचाई थी, जिसको एक दिन का उसने बादशाह भी बनाया था। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो सामरिक भूलें। तीसरा ये है कि भाइयों का, इसके भाइयों द्वारा असहयोग, भाइयों द्वारा असहयोग। इसके 3 भाई थे, एक का नाम था अस्करी, दूसरे का नाम था हिंदाल और तीसरे का नाम था कामरान। कामरान बड़ा था, मैंने उनके उम्र के ऑर्डर में नहीं लिखा है, और हुमायूं तो था ही। तो हुमायूं और बाबर के बीच के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड हैं, आपने सुने होंगे उनके बारे में। कि बाबर एक बार, हुमायूं बीमार पड़ा था, और मतलब बाबर की नसीहत क्या थी, बाबर ने हुमायूं को कुछ नसीहत दिया था, कुछ कहा था। इसका मतलब है कि दोनों को मौका मिला था एक साथ रहने का। तो ये मौका कैसे मिला था? तो कुछ मतलब ये सब मीथ लीजेंड्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस ने भी लिखा है कि बाबर ने प्रार्थना की, हुमायूं बीमार पड़ा तो बाबर ने प्रार्थना की, यह भगवान मेरे बदले, मतलब इसके बदले में तू मेरी जान ले ले। उस दिन गॉड मूड में था। ऐसे तो किसी की दुआ सुनता नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, यही सही, इट्स ओके। तो उसके बाद से ऐसा आता है कि बाबर जो है बीमार पड़ने लगा और हुमायूं ठीक होने लगा। तो दोनों की खटिया बिछाई गई होगी, दोनों अप डाउन ट्रेनें आ रही है, एक दूसरी जा रही है, एक ठीक हो रहा था और एक बीमार पड़ रहा था। तो बाबर को बहुत मौका मिला हुमायूं से बात करने का। तो उसने उसको कुछ हिदायत समझते हैं ना, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, सलाह दी। एक सलाह यह थी कि चंगेज खान का यस्सा मत छोड़ना, ठीक है। और इसी का एक पक्ष यह भी था कि भारत में हिंदू धार्मिक जो रीति रिवाज है, विश्वास परंपराएं हैं, उनका सम्मान करना, उसमें हस्तक्षेप मत करना। शासक वर्ग का वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हस्तक्षेप शुरू में नहीं किए थे, जब तक कि कोई औचित्य ना हो, ठीक है ना। अब उसके विशेष में हमें नहीं जाना है कि और क्या क्या स्पेसिफिकली कहा था, लेकिन एक उदार धार्मिक नीति पालन करने का मशवरा उसने हुमायूं को दिया था। और एक और बात कही थी उसने कि शेर शाह से बच के रहना। पहले के लोग मर्सिनरी होते थे ना, किसी के लिए लड़ाई लड़ देते थे। तो शायद शेर शाह ने खानवा की लड़ाई में बाबर के पक्ष में भाग लिया था, और आगरा में सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उसने देखा था शेर शाह को किसी खास तरीके से खाना खाते हुए। पहले के लोग इंसानों को पहचान लेते थे, आजकल की देख लीजिए, इंटरव्यू में भी लोग नहीं पहचान पाते, जबकि पहचानने के लिए बैठे हुए हैं। पहले के कुछ लोग ऐसे होते थे जो देखते रास्ता चलते पहचान लेते थे। तैमूर का नाम सुना होगा आपने, उसको किसी ने देखा और बोला कि उसके सर पे तो राज तिलक है, तो आखिर जंगल में क्यों लेटा हुआ है? तो देखा कि पैर पे पैर चढ़ा के लेटा हुआ है, तो एक पैर काट दिया उसका, हो गया तैमूर लंग। ऐसे मतलब ऐतिहासिकता इसकी चाहे जो भी हो, परंपरा में ये बातें आती हैं। तो उसका एक पैर कटा, उसका दुर्भाग्य दूर हो गया, उसके बाद वो क्या बना? बादशाह बना। मतलब पैर पे पैर चढ़ा के नहीं सोना चाहिए, मनहूसियत है, कुछ लोग कहते हैं। तो बाबर ने पहचान लिया था शेर शाह को, और अपने बेटे से कहा भी था कि इससे बच के रहना, और ये भी कहा था कि बेटा ऐसा है कि तुम्हारे चक्कर में तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बचाने के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरे और भी बेटे, उनका ख्याल रखना। और हुमायूं ने ख्याल रखा था। उस समय की परंपरा में आप समझ सकते हैं कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, लेकिन हुमायूं का रवैया भारतीय अपने भाइयों के प्रति क्या रहा? हाँ, नरम ही रहा अपेक्षाकृत रूप से। वो जो अकबर को जब कामरान ने लटका दिया था किले के ऊपर से कि उसको गिरा के मारेंगे, एकदम हिंदी फिल्मी स्टाइल में,
तब हुमायूं ने निर्णय लिया था कि इसको अंधा बनाते हैं, नहीं तो हुमायूं अक्सर बचता रहा। और भाई इसके एक से एक निकम्मे निकले। अब ये बात शायद अस्करी की है। वो गुजरात जाता है और बहुत मुश्किल से गुजरात को जीतता है और अस्करी को गुजरात समर्पित करके वापस आता है आगरा दिल्ली की तरफ। उससे पहले अस्करी खड़ा था इधर वापस आके, मतलब उससे पहले नहीं, मतलब वो भी तुरंत ही आ गया। उसने पूछा कि भाई क्यों आ गया? बोला मन नहीं लग रहा था। तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी आज़ादी होती है कि वो अपने मन की सुन सकें। अक्सर ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन में संघर्ष से शुरुआत नहीं होती है या संघर्ष कम होता है। वरना जो संघर्षशील प्राणी है उसको मन लगना और मन नहीं लगना, इस पर तो उसका प्रश्न, उससे तो ध्यान ही नहीं जाएगा कहाँ मन लग रहा है और कहाँ मन नहीं लग रहा है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है और इतनी फुर्सत है आपको कि आप सोच पा रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने पीठ पर जाकर शाबाशी दीजिए या किसी को बोलिए कि मेरा पीठ ठपका दो। क्यों? तो आप किस्मत वाले आदमी हैं कि आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप अपना इतना आत्मा लोकन कर पा रहे हो कि आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये सब सुख रोग है, दुख रोग नहीं। तो आप में से हैं कुछ लोग जिनका मन नहीं लग रहा है दिल्ली में तैयारी करने में? है कोई? अब लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। मन नहीं लगना एक तरह से निकम्मेपन की पहचान ही भी है। अब और लगेगा। ये जो रिवीजन में मन नहीं लगता, पढ़ने में जो काम है, जैसे रिवीजन ही नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा, तो निकम्मापन है ये एक तरह से। रुचि तो डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। रुचि इतनी स्वतंत्र नहीं होती है, कभी कभी मजबूरी भी होती है। आदमी दो ही, या तो इंटरेस्ट से कर ले, रुचि से कर ले, या फिर मजबूरी में कर ले। लेकिन इन दोनों से अलग हट के अगर आपको लग रहा है कि मन नहीं लग रहा, अगर ये सुविधा आपको उपलब्ध है, तो आप इस समाज के सुविधा भोगी वर्ग में शामिल हैं। तो ये भाई साहब अस्करी का मन नहीं लगा, ये आ गए। कभी कभी हम बहुत योग्य होते हैं लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी हमसे सक्षम होते हैं। प्रतिद्वंदी, तो हुमायूं के दो प्रतिद्वंदी थे। एक प्रतिद्वंदी पर तो यूपीएससी ने पिछले साल सवाल भी पूछा था। गुजरात का रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह, और दूसरा था शेर शाह। तो प्रतिद्वंदियों की इसको हर स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन आप मुझे माफ करते हुए ऐसे ही लिख लीजिए। लेकिन क्या प्रतिद्वंदी लिखा है मैंने, दो दो द आपस में प्रतिस्पर्धा कर कि इस प्रतिद्वंदी का दम मैं हूं। दूसरा बोल रहा है कि नहीं तुम हटो, मैं रहूंगा। ठीक है, अब मैंने दोनों को यहां एक साथ रख दिया है। नहीं तो प्रतिद्वंदियों की योग्यता। बहादुर शाह के खिलाफ वह सफल रहा, गुजरात पर नियंत्रण किया। बहादुर शाह गया पुर्तगालियों के पास शरण लेने, पुर्तगालियों ने मार दिया उसे। तो किस भारतीय शासक की हत्या पुर्तगालियों ने की थी? बहादुर शाह। ये वही बहादुर शाह है जिसने दमन दीव पहले पुर्तगालियों को दिया था, जिस पर यूपीएससी ने लास्ट ईयर सवाल भी पूछा था। बहादुर शाह के बारे में एक और चीज़ जानने वाली है कि तानसेन की जब बात होती है तो एक और संगीतज्ञ की बात होती है, बैजू बावरा की। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि बैजू बावरा को संरक्षण देने का काम किसने किया था? उसी बहादुर शाह ने किया था जो हुमायूं के प्रतिस्पर्धियों में से एक था, लेकिन अंततः पुर्तगालियों के हाथों मारा गया। हुमायूं इसके खिलाफ तो सफल रहा, लेकिन शेर शाह के खिलाफ बुरी तरह से असफल रहा। शेर शाह पूरब में अफगानों का नेता था और शेर शाह के हाथों कई लड़ाइयों में पराजित होते हुए अंततः, सारी लड़ाइयों की बात हम नहीं करेंगे, अंततः 1540 में एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं कन्नौज की लड़ाई, और कन्नौज की लड़ाई को कहते हैं बिलग्राम की लड़ाई। इसमें वह हार जाता है और हारने के बाद वह फारस यानी कि ईरान चला जाता है और वहाँ के शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेता है। शाह तहमास्प। अब हुमायूं जब भाग रहा था, जा रहा था कहाँ? ईरान। तो जरा इसके कारनामे देखिए। एक तो भाग रहा है। अब इसी से पता चला कि पहले के राजा महाराजा भागते भी थे तो कैसे भागते थे। 18वीं शताब्दी में सिराजुद्दौला भी भागा था पलासी की लड़ाई से, तो डोली पे बैठ के भागा था। और हद तो यह है कि कंपटीशन वाले सवाल पूछ देते हैं। यूपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन चूंकि आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हो ना, तो आपका दृष्टिकोण मिक्स हो जाता है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो चीज़ एसएससी के लिए उधर चाहिए होती है उसको आप इधर खींच के लाते हैं। ये दृष्टिकोणों का दूषित हो जाना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी इस तैयारी का दुखद हो जाने का, क्योंकि आप ऐसे तथ्यों पर भी ध्यान देते हो, उनको भी रटने की कोशिश करते हो जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन फिर यूपीएससी थोड़ा अलग तरह की परीक्षा है, इस बात को कब समझेंगे आप। तो शाह तहमास्प के यहाँ जब ये शरण लेने जा रहा था तो रास्ते में इसे प्रेम हो गया। ही फेल इन लव, अंग्रेजी में ऐसे किताबों में लिखा हुआ, हिंदी में फेल इन लव का मतलब क्या होता है? प्यार में पड़ जाना। तो ये प्यार में पड़ गया किसके? शाही वर्ग एक साथ बहुत सारे घर परिवार भाग रहे होंगे, उन्हीं भागने वालों में एक महिला थी जिनका नाम था, आप बता सकते हैं क्या नाम था? नहीं बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? इनको बाद में कहा गया हाजी बेगम, अभी उनका पुराना नाम याद आ जाएगा मुझे, अभी याद था, आपसे गप मारने के चक्कर में भूल गया मैं। हाजी, चूंकि इन्होंने हज कर लिया तो क्या हो गई? हाजी बेगम हो गई। उससे पहला इनका नाम क्या था? अभी याद आएगा, मैं बता दूंगा। बहरहाल हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम ये नाम था इनका। हमीदा बानो बेगम ने मना कर दिया। कारण, एक तो एज डिफरेंस बहुत था, दूसरा इसका कैरियर ठीक नहीं चल रहा था, पीटी कट गया था तो लेकिन इसके भाइयों ने इसकी लाइफ में थोड़ा सा सकारात्मक रोल पहली बार निभाया। इसके भाइयों ने इसको समझाया बहुत, मतलब किसको? हमीदा बानो बेगम को, कि मान जाइए नहीं तो ये खुद भागेगा, ना हम लोगों को भागने देगा, उधर से शेरशाह आ रहा है तो उस दबाव में भाइयों के समझाने से, और हुमायूं ने सच में भागने से मना कर दिया, नहीं भागेंगे, ठीक है, आने तो शेरशाह को, मर जाएंगे हम। फिर उसके बाद से खैर मान गई, ये शादी हो गई। ये सब सारे काम भागने के दौरान हो रहे हैं। अब सोच लीजिए कि हुमायूं कैसा व्यक्ति था, ठीक है, आपको अगर आप भाग रहे हो कहीं शरण लेने के लिए, आपको फुर्सत है? और उसमें शादी हो गई। अब इसी बेगम ने उधर पश्चिम के सिंध के बॉर्डर इलाके में अकबर को जन्म दिया। भागते भागते, ये देखिए, ये भागते भागते ये सारे काम हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग चल रही है भागते भागते। तो पर इंडिया से फारस जाना था। अरे पहले के लोगों को भागने में समय लगता था भाई, ठीक है, आज की तो थोड़े जहाज प्लेन पे बैठे भाग गए, भागने में समय लगता था। तो अकबर का जन्म स्थान कौन सी जगह, किस जगह को कहते हैं? एक जगह थी ना, वो राजपूत रूलर था वहां का, मुगल राजपूत भावनात्मक संबंध भी था। अकबर का जन्म ही राजपूत परिवार में हुआ था, मतलब घर में हुआ था। अमरकोट, अमरकोट के राजा के यहाँ, जो हुमायूं का मित्र था, अकबर का जन्म हुआ। आपको नहीं लगता कि हुमायूं ने भागते भागते भी यह निर्णय अच्छा लिया था? इसलिए कि हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं को दो चीजें दी, एक तो अकबर, और दूसरा बाद के दिनों में दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा। एक तो ये पहले मान नहीं रही थी, आज जब मानी तो इतना मानी कि मकबरा बनवा दिया ठीक है, और वो भी तब मनवा दिया जब मुगल बेचारे गरीब थे। अभी अकबर के शासनकाल में बना था, अभी उतनी समृद्धि नहीं थी। और दिल्ली का जो मकबरा है हुमायूं का, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया हुमायूं के लिए, कहीं से भी ताजमहल से कम प्रभावी नहीं है। ये सिर्फ मार्बल अगर इसको चेंज कर दीजिए इसका, तो उससे प्रभावी ही लगेगा कुछ कुछ मामलों में। मिनरेट्स ऐड कर दीजिए, मीनार ऐड कर दीजिए, लेकिन इसे फिर प्रेम का प्रतीक लोगों ने नहीं माना, पता नहीं क्यों। और शाहजहां ने जो बनवाया उसको प्रेम का प्रतीक माना। मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए ये तो आपको सोशल मीडिया बता देगा, आप उसके कारण भी बता देंगे, इसके लिए आपको इतिहास के शिक्षकों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया।
अब अगर हुमायूं की ज़िंदगी से ये दोनों चीज़ें गायब कर दो आप, हुमायूं का मकबरा हटा दो और अकबर को हटा दो, तो उसकी लाइफ में क्या बचेगा? उसे आज शायद हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। तो अच्छा निर्णय था ये उसका। इधर अकबर अपना बेचारा खेल रहा है, अंकल अंकल बैरम अंकल बैरम अंकल उसको खेलने देते हैं, वो अपना खेले, ठीक है। हुमायूं बेचारा पर्सिया के कोर्ट में लगभग 13 14 या 15 साल तक रहता है। वहाँ के रूलर से उसका डिफरेंसेस भी है, फिर दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। इस बीच में इंडिया में क्या होता है? इस बीच में शेर शाह का नाम सुना होगा आपने। शेर शाह ने एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना की, और शेर शाह अफगान पद्धति से आगे बढ़ते हुए, अफगानों की पद्धति क्या रही थी कि एक शासक समकक्ष होता है। बहलोल लोदी कभी गद्दी पर नहीं बैठा था, याद है ना आपको? तो शेर शाह सूरी वह भी अफगान ही था। उसने कहा कि जो अफगानिस्तान की परंपराएं हो अफगानिस्तान में चलेंगी, भारत में नहीं चलेंगी। और उसने एक बहुत ही केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की स्थापना की थी, राज्य व्यवस्था की। और वो इतना केंद्रीकृत था कि उसमें वजीर का पद या तो नहीं था या बिल्कुल ही नेग्लेजिबल पद था। वो सारे काम खुद ही करता था। उसका नाम था बचपन का फरीद, जौनपुर में पढ़ा लिखा था। उसके बारे में भी बहुत सारी कथाएं सुनते होंगे कि एक हाथ से शेर मार दिया था कुछ, तो शेर खान हो गया था। आप भी तो किसी जानवर को मारे होंगे उसके उसके जिस जानवर को भी मारे हो उसके नाम के साथ अपना नाम लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलो, शेर खान तो ठीक है अपनी जगह पे, चूहा अली मिल गया हमें, ठीक है। चींटी मारने वाले लोग भी हैं। एक वो थे ना, चिड़ी मार नहीं, वो 30 मार खान थे। 30 मार खान ने 30 मक्खियों को एक साथ मारा था, ठीक है। जिस पटरी पे एक बैठ के खाना खा रहे थे उसे उठा के पटक दिया था, तो मक्खियां मर गई। तो फिर काउंट किया उन्होंने। अब इसी से पता चलता है कितनी साफ जगह बैठ के खा रहे थे वो, कि एक पीढ़ा पटकने से 30 मक्खियां मरी। काउंट किया उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 30। अपना नाम रख लिया 30 मार खान। सुनिए ना 30 मार खान की कहानी? नहीं सुनी? यही कहानी है इनकी। तो शेर शाह बेचारा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। कुछ कामों के लिए जाना गया ये, जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को इसने पुनर्जीवित किया, लोक कल्याण के काम किए। और पहले के शासक ने लोक कल्याण के लगभग एक ही तरह के काम करते थे। एक तो करते नहीं थे, करते थे तो लगभग एक ही जैसे। क्या करते थे? सड़कें बनवाते थे जो यूं जाती थी सीधी, ठीक है। पेड़ लगवाते थे जो ऊपर चले जाते थे। कुएं खुदवाते थे जो नीचे की तरफ चले जाते थे। इसको कहते हैं चौतरफा विकास हर तरफ से। सराय बनवाते थे, अगर आप चलते चलते थक गए तो सराय बनवा दिए, सराय को दान वगैरह दे दिया, वहाँ से लोकल रिसोर्सेज से वहाँ खाना पीना वगैरह भी मिल रहा है। चिकित्सालय बनवा दिए, और जब चिकित्सालय बनवाते थे तो इंसानों के लिए भी, घोड़ों के लिए भी। तो शेर शाह ने यह काम किया। इस संदर्भ में उसकी एक उपलब्धि है ग्रांट ट्रंक रोड। पुराना रोड था, नया रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया था उसने। वो पुराना उत्तरापथ के नाम से वो बहुत पहले से था, लेकिन हाँ उस पर भी उसने मरम्मत कराई। और बाद में यह रोड किस नाम से जाना गया? जीटी रोड के नाम से जाना गया। मेरे ख्याल से जिस जगह पे हम लोग हैं, इससे आसपास से जीटी रोड गुजर रही है क्या कहीं से? पीछे से है ना, मथुरा वाले रोड से उधर से निकल जाती है। तो ये काम उसने किया। दूसरा काम अब्बास खान शेरवानी उसके बारे में कहते हैं, जिन्होंने तारीख शेर शाही नामक किताब लिखी। तारीख शेर शाही। तो उस किताब में वो लिखते हैं कि वही बुढ़िया बेचारी, याद ही है आपको? एक कानून और व्यवस्था बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। लेकिन हाँ वो ये भी बताते हैं कि ऐसा कैसे करने में वो सफल हुआ था। तो उसके हिसाब से वो ऐसा करने में इसलिए सफल हुआ था कि उसने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की। तो आप कोई भी हो, अगर आपके इलाके में अपराध होता है आप, तो उसके लिए आप ही उत्तरदायी माने जाएंगे। आज भी कभी कभी हम लोग कानून और व्यवस्था से त्रस्त होते हैं तो यही कहते हैं ना कि कुछ भी हो डीएम कलेक्टर को नापो, वही लोग सारे काम कराते हैं। नहीं, वरना थाने में ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना दारोगा जी को जाने कोई कांड हो जाए? तो अगर स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी है तो उनको, हाँ, उनके ऊपर नियंत्रण करना होगा। अगर अपराधों पर नहीं, तो शेर शाह का फॉर्मूला यही था। शेर शाह अपने राजस्व सुधारों के लिए जाना गया, और शेर शाह के राजस्व सुधार ऐसे सुधार थे जिसमें एक तो इसने देवनागरी लिपि में रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया।
इस समय तक देवनागरी लिपि का विकास हो चुका था, फारसी के स्थान पर देवनागरी। बाद में जब राजा टोडरमल आते हैं अकबर के ज़माने में राजस्व प्रशासक बन के, तब इसको फारसी कर दिया जाता है, नहीं तो ये देवनागरी में ही चल रहा था। बाद में फारसी को रिप्लेस किया जाता है अंग्रेजी से, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835, जब मैकॉले जिस साल अपना मिनट प्रेजेंट करता है और भारत में अंग्रेजी शासन के शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। क्लियर। दूसरा काम इसने ये किया कि किसानों के प्रति नरम रवैया अपनाया, किसानों के प्रति हमदर्दी। अपने पिता की जागीर का राजस्व प्रबंध करते समय ये ग्रास रूट रियलिटी से वाकिफ था। इसमें दो तरह के काम किए। एक तो इसने पट्टा जारी किया, पट्टा एक तरह से स्वामित्व से संबंधित डॉक्यूमेंट होता था, और दूसरा ये कि राज्य और किसानों के संबंधों को अनुबंध पर आधारित किया, जो कि आधुनिक विशेषता है, उसको कहते हैं कबूलियत। तो पट्टा और कबूलियत किसने शुरू किया? शेर शाह सूरी ने। अभी ये मुगलों से अल्प विराम मिला हुआ है हमें, ठीक है ना। अभी उधर अकबर खेल रहा है और हुमायूं कुछ और कर रहा है, नहीं वो पहुंच गया अब दरबार में, इधर शेर शाह अपने कामों में लगा, ठीक है। एक और काम किया इसने, और उस काम को समझने के लिए मैं आपकी अनुमति ये चाहूँगा कि आप मुझे इस बात की अनुमति दें कि पूरे राजस्व व्यवस्था जो मध्यकाल में विकसित होती है उस पर चर्चा कर लें एक साथ। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मास लर्निंग हमेशा आसान होती है, ठीक है ना। इसमें 3 शासक आएंगे, इधर अलाउद्दीन खलजी को भी ले लेते हैं, शेर शाह को भी ले लेते हैं, और आगामी दिनों में आने वाले अकबर को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए कितना आसान है समझना। आप IRS अगर बनेंगे, राजस्व अधिकारी बनेंगे, तो आपका 2 काम होगा। एक काम होगा आकलन करना, और दूसरा काम होगा वसूली करना। काम तो खैर आप और भी ढूंढ निकालेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन उसके विस्तार में मैं क्यों जाऊं, उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से आप तय कर लीजिएगा। लेकिन ये प्रमुख रूप से 2 काम है, आकलन और वसूली। अब आकलन करने के लिए आपको आय के स्रोत के बारे में जानना होगा कि नहीं जानना होगा। तो आज देखिए, आज तो आमदनी के बहुत सारे स्रोत हैं, किसी जमाने में कृषि ही था और ज़्यादा नहीं था। तो जो भी जटिलता आई है राजस्व प्रशासन में, वो इसलिए आई है कि हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था जटिल हो गई है, इसलिए नहीं कि काम जटिल हो गया। काम तो आज भी वही है, आकलन करना और वसूली करना। ये समझ गया। अब वसूली भी 2 तरह से हो सकती है। एक है नकद वसूली करना, कैश में ले लेना, और दूसरा है काइंड में ले लेना। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? राशि कहते हैं ना, राशि में लेना, यानी कि कैश और काइंड में लेना। कैश में लेना, काइंड में लेना तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर आप किसान हैं और आपके खेत में 2 बोरा गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है, और अगर राज्य ने कर लगाया है कितना, 50%, तो आपने क्या किया कि उन 2 बोरे में से 1 बोरे को सुल्तान के कंधे पर लाद दिया, या सुल्तान के साइकिल पे लाद दिया, सुल्तान लेके चला गया। साइकिल के बीच में बोरा रखते थे ना, चैन उतार के, तो वो अपना सुल्तान लेके चला गया। हिसाब किताब बराबर। दिक्कत कब होगी? जब नकद वसूली की जाए। समस्या समझिए, जब भी समाधान समझना हो पहले समस्या समझिए, बिना समस्या को समझे समाधान आप नहीं ढूंढ सकते। यही कारण है कि इतना इंसिस्ट किया जाता है कि क्वेश्चन पेपर पढ़िए, और वो भी UPSC का पढ़िए। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाए, मुंह उठाए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़िए, उसे भी पढ़िए, डाइवर्सिटी लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन UPSC का विशेष तौर से आपको पढ़ना। तो इसमें बाजार का मुद्दा जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि कैश रेट को, काइंड रेट को कैश रेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कैश रेट और काइंड रेट तो समझ रहे हैं आप। प्राइस लाइन का इसमें कंसेप्ट जुड़ जाएगा, मूल्य रेखा, क्योंकि मूल्य की प्रकृति कभी समरूप नहीं होती। एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली के किसान ने खेती की और 50% उसको कर देना था, और उसको कितना देना है? 500 kg, ठीक है। 500 kg राज्य ने कहा कि तुम कैश में दे दो, और दिल्ली में गेहूं का रेट आप मान लीजिए कि था 10 रुपीज। तो दिल्ली के बाजार में 500 किलो गेहूं उसने
बेच दिया तो उसको कितना मिल गया, 5,000 रुपये। और स्टेट ने निर्धारित कर दिया कि 5,000 रुपये लेंगे इस बार, क्योंकि दिल्ली में गेहूं का रेट ये है और उत्पादन इतना है। उसी के हिसाब से जिसको 500 देना था उसने 5,000 दिया, जिसको 100 देना था उसने 1,000 दिया। रेट किसका लगा रहा, दिल्ली का लगा रहा। यह बात समझ गया। लेकिन उसी राज्य में एक कोई दूसरा क्षेत्र हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ, लखनऊ में गेहूं की कीमत 8 रुपये है, पहले लिखते हैं ना ₹8 वहां के बाजार में, और वहां भी कर की दर वही है कि आधा आपको देना है। अगर वहां पर काइंड रेट को कैश रेट में कन्वर्ट किया जाए तो प्रॉब्लम होगी कुछ। वहां के किसान को 5,000 राज्य को देने के लिए, क्योंकि राज्य ने तो केंद्रीय दर पर चीजों को निर्धारित कर दिया, 500 किलो से अधिक गेहूं बेचना पड़ेगा कि नहीं, 500 किलो से अधिक गेहूं बेचना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में मेरा हाथ थोड़ा तंग है और आपका भी होगा ही थोड़ा, इसलिए डेटा छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि उसको 600 बेचना पड़ेगा, और जब वो 600 किलो बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा, 5,000। तो वह किसान घाटे में रहा कि नहीं रहा। दिल्ली के किसान को 500 किलो देना पड़ा और उसको कितना देना पड़ा, 600 किलो देना पड़ा, घाटा रहा उसको। उसके पास एक विकल्प है कि वो दिल्ली लाके बेच दे, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन देगा। अर्थव्यवस्था तो इधर उधर हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सारी समस्याएं थी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में समस्या ये थी, ये भी थी कि राज्य के पास रिकॉर्ड नहीं था कि कितनी जमीन पे खेती हो रही है, कितनी जमीन पे खेती नहीं हो रही है। परंपरागत तरीके से जो लोग राजा को कर देते आ रहे थे उन्हीं से कर वसूल लिया जाता था। रिकॉर्ड कीपिंग गांव के लेवल पे होता था। कानूनगो अगर अधिकारी का नाम सुना होगा आपने, ये अनुवांशिक अधिकारी होते थे। इनका संबंध जो था वो मध्यकालीन फ्यूडल व्यवस्था से था। जो विलेज मुखिया होता था वह भी क्या होता था, अनुवांशिक। जो रिकॉर्ड कीपर होता था वो भी अनुवांशिक। वो परंपरागत रूप से रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। विलेज पटवारी वगैरह का भी नाम सुना होगा, कानूनगो पटवारी, इस तरह के लोग होते थे। कानूनगो तो खैर बाद में वर्ड इनके लिए यूज किया गया। मतलब उसको अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटरी लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स एट ग्रास रूट लेवल। स्थानीय स्तर पर आनुवांशिक रूप से काम करने वाले राजस्व अधिकारी। उनके पास थोड़ा डेटा वगैरह होता था और वो बता देते थे कि भाई हमारे गांव से तो इतना ही दिया जाता है, और उस आधार पे जो भी नया शासक हो उतना उस गांव से ले लेता था। गांव में अंदर जाकर कभी देखने की कोशिश नहीं की गई कि कितने जमीन पे खेती हो रही है, उपज कितनी हो रही है। इस मामलों में रुचि आमतौर पे लोगों ने नहीं रखी। अब इसी संदर्भ में आपको समझ में आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया उसका महत्व क्या था। उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करानी शुरू की, जिसको कहते हैं मसाहत। किया था ना हम लोगों ने। अब भूमि की माप मसाहत से अब किस तरह की भूमि की माप की गई। वस्तु स्थिति यह है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमारे पास जानकारी बहुत कम है। मुगलों के बारे में जानकारी है, क्योंकि मुगल राजस्व व्यवस्था के बारे में अबुल फजल लिखता है, वह सांख्यिकीय आंकड़े भी देता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें उस तरह के आंकड़े नहीं मिल पाते। तो किस तरह की जमीन की मापी कराई गई? क्या कृषि के उपयुक्त जो भी जमीन थी सबकी मापी करा ली गई, या जिस पे वास्तविक रूप से खेती हो रही थी उसकी मापी कराई गई? उसमें बंजर या जो अकृषित क्षेत्र होते हैं उनके साथ क्या किया गया, ये हमें पता नहीं है। बस इतना पता है कि भूमि की माप कराई गई। अब माप कराने से क्या होगा, कम से कम राज्य के पास अब एक डेटा है कि नहीं, आंकड़ा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये ए गांव है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और परंपरागत रूप से सभी कितना देते आए हैं, 500 500 500 और 500। जब नाप की गई तो पता चला कि यहाँ पर जो जमीन है वो है 1000, यहाँ पर जो जमीन है वो है 2000, यहाँ पर जो जमीन है वो है 1500, और यहाँ पे जमीन है वो है 2500। कुछ भी मान लो, कोई भी यूनिट मान लो आप। तो आप बताइए कि जो अतार्किकता थी वो अतार्किकता स्पष्ट हो जाएगी कि नहीं? स्पष्ट है कि सभी गांवों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ए 500 दे रहा है तो बी को कितना देना चाहिए, 1000 देना चाहिए। सी को कितना देना चाहिए, 1500 देना चाहिए। डी को कितना देना चाहिए, 2500 देना। कुछ इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैथमेटिकली मैं करेक्ट हूं कि नहीं ये आप छोड़ दो,
संकल्पना को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो एक तो अंदाजा लगा, ठीक है। अब राज्य मांग कर सकता है, इसने दिया 500, बोला कि चलो ठीक है। ये जब 500 लेके गया तो राज्य ने कहा कि डंडा लाओ एक। 500 क्यों, तुम्हारे यहाँ ज्यादा खेती होती। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो व्यवस्था थी उसमें डेटा नहीं था, जानकारी नहीं थी कि कितना जमीन खेती के अंतर्गत है। तो राज्य या तो घाटे में था या लोग भी घाटे में हो सकते हैं, क्योंकि मध्यस्थ भूमध्यस्थ का वर्ग बड़ा पावरफुल वर्ग था। वह लोगों से वसूली ज़्यादा कर सकता था लेकिन दे कम सकता था। अब पता चला कि यहाँ पर भले वास्तविक प्रोडक्शन इतना है लेकिन यहाँ पर यहाँ का जो बॉस है वही इसका अधिकांश भाग ले लेता है और राज्य को बहुत कम देता है। तो उसने इस व्यवस्था को तार्किक बनाने की कोशिश जरूर की थी और इसी क्रम में मसाहत का महत्व है। समझ में आ गया अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी किया था इससे वास्तविक उत्पादन कितना हुआ यह जानने में राज्य को सहायता मिली कि नहीं मिली। राज्य के पास अभी भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पता चल जाता है उसको। इतना उसने किया। दूसरा काम ये कि वसूली के लेवल पे अलाउद्दीन खिलजी कुछ ज़्यादा नहीं कर सका और उसने केंद्रीय जो मूल्य थे उसी को बनाए रखा। अभी केंद्रीय मूल्य और स्थानीय मूल्यों की बात कर रहे थे हम लोग। केंद्रीय मूल्य को उसने बनाए रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार प्रभावी तो थे लेकिन उतने प्रभावी नहीं थे। तार्किक तो थे लेकिन उतने तार्किक नहीं थे। अब शेर शाह ने क्या किया, इसी क्रम में आगे चलते रहिए, ठीक है। शेर शाह ने यह सोचा कि ये तो बात ठीक है, उसने मसाहत की बात मानी लेकिन कहा कि सिर्फ मसाहत से प्रोडक्शन का पता नहीं चलेगा। और इस अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो। आप बताओ कि कृषि की उत्पादकता क्या सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि क्षेत्र कितना है, बाकी फैक्टर्स का क्या होगा। यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि भूमि की गुणवत्ता कैसी है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की गुणवत्ता की बात नहीं की थी तो उसकी व्यवस्था तार्किक होते हुए भी क्या थी, अतार्किक थी। यह भी तो हो सकता है कि ये भले ही यहां देखने में 2500 एकड़ है लेकिन यहां उत्पादकता इतनी कम है कि यहां इस गांव में इस गांव से कम उत्पादन होता है, तो इस गांव से तो 500 ले लो, ये तो आपको 250 देने में भी सक्षम नहीं है भले ही इनके पास 2500 हो, ठीक है ना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था वो शेर शाह सूरी ने किया कि उसने भूमि का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। और ये वर्गीकरण उसने उनकी उत्पादकता के आधार पे किया, उर्वरता के आधार पे किया। और 3 कैटेगरी में बांटा। आप जान लीजिए ए, बी और 1, 2 और 3। बस 1, 2, 3 यहां मतलब ऐसे कहा गया कि गुड, मिडलिंग एंड बैड। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया है गुड, MIDDLING, और तीसरा बैड। अब अगर राज्य के पास यह पता है कि A, B, C और D गांव में भूमि एक जैसी नहीं है तो उत्पादकता भी एक जैसी नहीं होगी, तो वसूली में अंतर का सिर्फ कारण क्षेत्र नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी उत्पादकता भी होनी चाहिए, उनकी उर्वरता भी होनी चाहिए। यह समझ में आ रहा है आपको। यह काम शेर शाह सूरी ने किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ भूमि की मात्रा देखी थी लेकिन शेर शाह सूरी ने वास्तविक उत्पादन तक पहुंचने के लिए भूमि की मात्रा के साथ साथ भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता को भी देखा। किसानों के लिए सकारात्मक रवैया हम लोग पहले ही देख चुके हैं। बहुत स्पष्ट तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि शेर शाह ने कुछ मामलों में स्थानीय मूल्यों को स्वीकार किया, या ये कह सकते हैं कि केंद्रीय मूल्य को आरोपित करने की कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। तो जब कैश और काइंड को कन्वर्ट करना था तो उसमें भी उसने कुछ काम किया, उसको रे कहते हैं। रे, शेर शाह के रे को मुगलों ने भी काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब आइए अकबर। अकबर ने इस व्यवस्था को और तार्किक बनाया। अब अकबर की व्यवस्था की तार्किकता को समझने के लिए आपको इस व्यवस्था की अतार्किकता को समझना होगा। और इस व्यवस्था की अतार्किकता क्या है? क्या आपको लगता है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है, यह पता लगाना कि उत्पादन कितना हुआ है, तभी तो राज्य का शेयर उसमें आप सुनिश्चित कर पाइएगा।
तो उसको पता लगाने में, वास्तविक उत्पादन का पता लगाने में अगर चूक किसी से भी हो, या तो राज्य को नुकसान होगा या किसानों का नुकसान होगा। राज्य किसानों से उनके क्षमता से अधिक ले लेगा, ठीक है, या नहीं तो फिर जो राज्य की ड्यू है उसको उनके पास छोड़ देगा। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आपको क्या लगता है कि सिर्फ मात्रा और भूमि की उर्वरता से सुनिश्चित होती है? और भी तो चीजें हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रीजनल एंड सीजनल फ्लक्चुएशंस। रीजनल एंड सीजनल फ्लक्चुएशंस। एक ही उर्वरता की भूमि में, एक ही गुणवत्ता की भूमि में हर साल एक ही बराबर उपज होगा क्या? नहीं होगा। किसी साल बारिश हुई, किसी साल बारिश नहीं हुई, और ये डिपेंड करता है कि वो कुछ किस भौगोलिक पृष्ठभूमि में है। क्लियर? उसी तरह से एक कैटेगरी की जमीन दिल्ली में और एक कैटेगरी की जमीन हरियाणा में और एक कैटेगरी की जमीन यूपी में, क्या तीनों की गुणवत्ता एक जैसी होगी? तो रीजनल और सीजनल फ्लक्चुएशंस को, यानी कि जो क्षेत्रीय और मौसमी जो अंतर है, उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, ये चुनौती थी अकबर के राजस्व प्रशासकों के समक्ष, जिसमें थे राजा ठोडरमल, जिसमें थे ख्वाजा शाह मंसूर। समझ गए ये किस चुनौती का सामना कर रहे थे? तो परंपरा से जो चल रहा था उसको इन्होंने चलने दिया। अब अकबर के राजस्व प्रशासकों ने क्या किया, जिसको फाइनली टोडरमल बंदोबस्त कहा गया, जिसको डेवलप करने में टोडरमल के साथ साथ ख्वाजा शाह मंसूर की भी भूमिका रही थी। तो उसने पूरे राज्य को, उसमें से जहां परंपरागत चल रहा है वहां परंपरागत चलने दीजिए। उसने एक क्षेत्र में, जो कि साम्राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लिए उसने भौगोलिक परिस्थितियों में साम्यता के आधार पर राजस्व यूनिट ढूंढ निकाले। अकबर के राजस्व प्रशासकों ने वर्षों तक इसमें मेहनत का काम किया, ठीक है, और अलग अलग परगना इन्होंने उसके हिसाब से तय कर लिया। अब मान लीजिए इस तरह से, यह राजस्व खंड आप मान लीजिए, तो जैसे ही आपने राजस्व खंड बना लिया तो वैसे ही यूनिफॉर्मिटी की बात चली गई कि नहीं चली गई, कि अब आप एक सिस्टम बनाकर पूरे साम्राज्य में नहीं थोप रहे हैं, बल्कि अलग अलग खंडों में कुछ सामान्य निश्चित सिद्धांतों के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आप व्यवस्था बना रहे हैं। एक तरह से समरूपता भी, एक तरफ दूसरी तरफ से विविधता भी है। समरूपता किसमें है? दृष्टिकोण में। विविधता किसमें है? विस्तार में। ये आ रहा है समझ में आपको? अब यहां पर राजस्व खंड में बांट लेना। अब यहां पर फिर से भूमि की माप की गई। मसाहत तो अकबर ने भी इस्तेमाल किया, भूमि की माप यहां पर भी होगी, अलग अलग राजस्व खंडों में होगी। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण भी किया जाएगा, अकबर ने भी किया, लेकिन अकबर ने उसमें एक और आधार ढूंढ दिया और आधार जोड़ दिया, और वह आधार था कि अगर प्रतिवर्ष खेती हो तो पोलज कहा गया उसको, ये नाम सुना होगा आपने, और ऑल्टरनेट ईयर अगर खेती हो तो उसको क्या कहते थे? बंजर, पोलज, छाछर। छाछर सुना है कि नहीं ऐसे शब्द? छाछर, बंजर, परती, परती के बाद बंजर, हाँ थैंक यू, परौती या परती और बंजर। यानी कि भूमि का वर्गीकरण करते समय उसने सिर्फ भूमि की उर्वरता या गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखता, कृषि की बारंबारता का भी ध्यान रखा कि कहां हर साल खेती संभव है और कहां हर साल खेती संभव नहीं। तो उसका वर्गीकरण ज्यादा तार्किक था। आप मुगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समझ गए ना, थीमेटिकली। अब एक और काम था, और वह यह था कि ये तो रीजनल फ्लक्चुएशन आपने एडजस्ट कर लिया, और जो पैमाइश में या माप में जो त्रुटि थी उसको आपने दूर कर लिया। अब मसला ये है कि जो सीजनल फ्लक्चुएशन है उसको कैसे दूर करेंगे, एक साल से दूसरे साल। और यह फ्लक्चुएशन सिर्फ उत्पादकता में नहीं है, बल्कि किसमें है? मूल्य में भी है। तो अगर कैश रेट को काइंड रेट में बदलना है, काइंड रेट को कैश रेट में बदलना है, कैश को काइंड में नहीं, काइंड को कैश में, और आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय मूल्यों का हवाला रखा जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो सके। केंद्रीय मूल्य और क्षेत्रीय मूल्य में कैसी नाइंसाफी है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। तो फिर तो हर क्षेत्र के मूल्य को आपको देखना होगा ना। तो चलिए, हर क्षेत्र का मूल्य आपने देख लिया, तो रीजनल फ्लक्चुएशन तो वहां भी एडजस्ट हो गया, लेकिन सीजनल फ्लक्चुएशन वहां भी एडजस्ट नहीं हुआ।
गेहूं की कीमत इस साल और उस साल में भी अंतर हो सकता है कि नहीं? बहुत ही आसान तरीका ढूंढा इन लोगों ने, कहा कि 10 साल का औसत दोनों का निकाल लेते हैं, टोटल उत्पादन का भी 10 साल का औसत निकाल लेते हैं और टोटल मूल्य का भी 10 साल का औसत निकाल लेते हैं, और इस तरह से एक निश्चित डेटा हमारे पास आ जाएगा और उसके आधार पे काइंड रेट को कैश रेट में बदल लेते हैं। यानी कि अब किसान को पहले से पता है, वास्तविक उत्पादन का इंतजार नहीं करना है कि अगर आपके पास एक कैटेगरी की या इतने पोलज जमीन है और आप गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, तो पिछले 10 साल में उस क्षेत्र में हुए उत्पादन के आधार पर स्टेट पहले से जानता है कि आपका वास्तविक प्रोडक्शन कुछ भी हो, लेकिन उसका माना जाएगा सपोज कीजिए कि 700 केजी, ठीक है। उसी तरह से उस साल कितना मूल्य होगा कि जिस मूल्य के आधार पर काइंड रेट को कैश रेट में बदला जाएगा, इससे राज्यों को मतलब नहीं है। पिछले 10 सालों में मूल्य कितना रहा है? 55 रुपए। तो अब 700 में राज्य का शेयर गुणे 55 रुपया। इस तरह से किसान को अब पहले से पता है कि उसको अगले साल कर में कितना रकम देना है राज्य को। इसी सिस्टम को कहा गया आईने 10 साल, जो 10 वर्ष का सेटलमेंट नहीं था, बल्कि क्या था? अकबर के बारे में यही चीज, विशेष चीज जो हमें जाननी है। आईने 10 साल क्या था? 10 सालों के औसत के आधार पर, और औसत किसका लिया गया? विविध अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भूमि पर सभी प्रकार के अनाजों के लिए 10 साल का औसत, और उस औसत में राज्य के हिस्से को सुनिश्चित करके उसे उस क्षेत्र में पिछले 10 साल से जो मूल्य चल रहे थे उसके आधार पर काइंड रेट को कैश रेट में बदला गया, और उस कैश रेट को कहा गया दस्तूरुल अमाल, और इस प्रशासन में आया आमिल, इस प्रशासन में आया अमीन। आमिल परगना लेवल का अधिकारी था, अमीन माप का भी काम किया करता था। तो मुगल राजस्व अधिकारियों में आमिल, अमीन इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। समझ गए जजमान? नहीं समझे? उसके अलावा मुगल क्षेत्रों में, जैसा मैंने बताया कि ये तो आईने 10 साल पूरे साम्राज्य में नहीं लागू किया गया, और भी चीजें रही। जैसे कहीं पे क्या था? भावली, यह भी एक उनका सिस्टम है। कहीं पे क्या है? बटाई। बटाई में भी आज भी इस सिस्टम चलता है परंपरागत, अगर आप देखें तो। बटाई, मेरी जमीनें खुद बटाई पे लगी हुई। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक किसान आंदोलन हुआ था जिसमें था नीज खमारो धान रखो, ऐसे कुछ था कि अपने खलिहान में धान रखेंगे। उसकी भी लड़ाई अलग से लड़ते थे। तो कभी कभी तो फसल ही बांट लेते थे, कभी कभी फसल को काटने के बाद क्या होता है, उसका जो बंडल होता है, बोझा बटाई कहते हैं उसको, उस समय लांग बटाई ऐसे कुछ कहा गया। और कभी था कि थ्रेसिंग के बाद क्या जो अनाज हो उसको बांट लेंगे। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उपलब्धि नहीं होते हैं, न बोझा बांटने पहुंचते हैं, न खेत बांटने पहुंचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब कभी जाना वाना होता है तो वो बताते हैं कि 3 साल से बेच के रखे हुए हैं, 500 रुपया है, ले लीजिए। हमारे हिस्से में जो आया हम खा गए, और आपके हिस्से में जो आया उसको बेच के पैसा रखे हुए हैं, ठीक है। तो 500 देते हैं और फिर आते वक्त आपको उनको 1000 रुपया दे के आना पड़ता है। अपना ख्याल रखना, ठीक। पता नहीं कि कृषि के इस पैटर्न से आप लोग परिचित हैं या नहीं है। उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इसी तरह से खेती हो रही है कि भूस्वामी वहाँ है नहीं, रुचि ले नहीं रहे हैं, और जो लोग हैं वहाँ पे वो अपना, उनके पास स्वामित्व तो नहीं है तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। सरकारें कभी कभी धमकी देती हैं कि ज़मीन उनको दे देंगे, तो लोग जाकर रसीद कटा लाते हैं, बस इतना ही फायदा होता है। तो पैटर्न से तो परिचित ही होंगे आप लोग। उसी तरह से बंगाल का जो इलाका था उसमें एक सिस्टम था, उसको कहते थे नशक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुगलों के केस में कौन सा है? आईने 10 साल। इसी आईने 10 साल को एक और नाम से जाना जाता है, कोई बता देगा? आप पढ़े लिखे लोग हैं आप। जब्ती व्यवस्था। अगर पूछे कि जब्ती व्यवस्था क्या है तो समझ गए जजमान? चलें ईरान चलें, देखें हुमायूं क्या कर रहा है।
वैसे शेरशाह ने और भी कुछ काम किए, जैसे चांदी का रुपया जारी किया इसने, सिल्वर रुपया, रुपया शब्द जो हम लोग सुनते हैं ना, सिल्वर रुपया इसने जारी किया। चांदी का रुपया शब्द हो सकता हो कि पुराना भी हो, लेकिन चांदी का रुपया इसने जारी किया था। अपना मकबरा बनवाया सासाराम में, जो कृत्रिम झील में बना दिल्ली सल्तनत नहीं बल्कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रथम और आखिरी भवन है। 5 मंजिली इमारत है। और उसी जगह पर उसने अपने पापा का भी मकबरा बनवाया, हसन शाह असूर का। दिल्ली में भी उसकी इमारतें हैं। दिल्ली का जो पुराना किला जिसे आप कहते हैं, शेरशाह ने बनवाया। और पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई, जिसको पुराने किले की मस्जिद कहते हैं, क्योंकि पुराने किले को कहते हैं किलाए कुहना, किलाए कुहना। तो उस मस्जिद को भी कहते हैं किलाए कुहना। यह स्थापत्य संबंधी उसकी उपलब्धियां। अपना मकबरा, पापा का मकबरा, और दिल्ली में यह पुराना किला और उस किले के अंदर की मस्जिद। उस मस्जिद की मेहराबें बहुत सुंदर मानी जाती हैं, मार्बल की बनी हुई। कुछ फिल्मों की शूटिंग भी वहाँ पे हुई है। कालिंजर के किले को जीतने के दौरान तोप का गोला फट गया और ये बेचारा उसी में मर गया, लेकिन तुरंत नहीं मरा। मरने से पहले इच्छा शक्ति से मृत्यु को टाला जा सकता है, क्या लगता है आपको? क्यों? भारतीय फिल्में तो हमें यही बताती हैं कि लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, तुम आओगे नहीं तो हम मरेंगे नहीं। और जैसे उधर हीरो दौड़ता हुआ बधवा सब पहुंचा, तब तक इधर प्राण पखेरु उड़ गए। ओरिजिनल भी है। हाँ, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं ऐसे। विल पावर का असर पड़ता है भाई, ठीक है। वैसे तो धर्म और सारी चीजें यही कहती हैं कि मृत्यु का समय और पल निश्चित है, लेकिन विल पावर का असर पड़ता है। हाँ, प्राण अटके हुए हैं। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बूढ़े लोग, जो पोते पोती के इंतजार में मर नहीं रहे, और जैसे उनकी इच्छा पूरी होती है अब चले, क्यों? इच्छा पूरी हो गई, अब निकल लेते हैं। तो संतुष्टि ही मृत्यु है, क्या लगता है? नहीं, कि चिर प्रतीक्षित इच्छा है और उसी के लिए जिए जा रहे हैं, पता चला वो इच्छा पूरी हो गई, तो अब तो जीवन का मंतव्य ही नहीं बचा, तो आप लौट चलें, ऐसा ही है। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मरूंगा नहीं, तुम लोग पहले किला जीतो, और जब किला जीत लिया गया तब मराई। इच्छा मृत्यु तो नहीं थी ये। ऐसे काम हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। विल पावर का बहुत ही लाइफ में स्ट्रांग रोल होता है। तो शेरशाह को मरने देते हैं। शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे कमाल के निकले। अक्सर बहुत सशक्त शासक के बाद जो अधिकारी निकले हैं, उनके उत्तराधिकारी निकले हैं, वो बड़े निकम्मे टाइप के निकले हैं। बलबन के उत्तराधिकारी, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी, और भी लोग हैं, छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेंगे अब और लोगों का। तो इसने मौका दिया मुगलों को भारत में वापस आने का। और ये भारत में आए कैसे वापस? तो जैसे बाबर ने लड़ाई कितनी लड़ी थी? 4, अब 3 लड़ाइयां होती। एक लड़ाई है जिसको कहते हैं मच्छीवाड़ा, एक लड़ाई है जिसको कहते हैं, पहले हुई सरहिंद, सरहिंद, एक है मच्छीवाड़ा। ये दोनों लड़ाइयां होती हैं 1555 में, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई है पानीपत द्वितीय, और यह हुई 1556 में। तो चूंकि शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूर के बाद खासतौर से निकम्मे निकले, तो मुगलों को मौका मिला भारत वापस आने का, और 3 लड़ाइयों में विजय सुनिश्चित करके फिर से वो आ गए। इन लड़ाइयों की डिटेल में नहीं जाना है, ये लड़ाइयाँ कब हुई थी, कैसी लड़ाइयाँ हैं, हम समझ रहे हैं। ये जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है, ये जब हो रही थी तो इस समय तक हुमायूं मर चुका था। कैसे मरा था? बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, लड़खड़ा के गिरा, लड़खड़ा के जिया, लड़खड़ा के मरा, लाइब्रेरी से गिरा। हाँ, लाइब्रेरी से। इसलिए जब भी आप लाइब्रेरी आए जाएं, ठीक है, अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लाइब्रेरियों का रिकॉर्ड सीख है नहीं हमारे देश में, ठीक है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उसके बारे में एक इतिहासकार लिखते हैं कि वो पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मौत हुई। कुछ इस तरह के बड़े भावुक अभिव्यक्तियां उसके बारे में आती। तो खैर वो तो गया। जाने से पहले उसने बैरम खान को अकबर का, ठीक है, वो गार्जियन नियुक्त कर दिया था। तो इस लड़ाई में, जो लड़ाई हुई पानीपत सेकेंड, इसमें वास्तविक नेतृत्व तो किसके पास था? बैरम खान के पास था। अकबर भी युद्ध भूमि में मौजूद था, वहां पीपी गाड़ी चला रहा था, बच्चा था ना भी, छोटा, ठीक है, वो लाठी पे बैठ के बैटल फील्ड में घूम रहा था। या फिर होते हैं ना जो टायर साइकिल का, या जो छोटे वाले, हाँ, वो अपना खेल रहा था युद्ध भूमि में। बैरम खान उसको इधर नहीं, इधर नहीं, इधर लड़ाई चल रही है।
तो अकबर की उपस्थिति में बैरम खान ने नेतृत्व किया था मुगल की सेना का इस लड़ाई में, और अफगान रूलर आदिल शाह सूर की सेना का सेनापतित्व किसने किया था? हेमू ने किया था। हेमू के विक्रमादित्य की उपाधि लेने और इसके निहितार्थों के संदर्भ में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। हेमू की पराजय एक्सीडेंटल मानी जाती है। अबुल फजल लिखता है कि अकबर की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हेमू को मार दिया गया, क्योंकि बैरम खान ने एक सैनिक के दृष्टिकोण से सोचा, वह कूटनीतिज्ञ तो था नहीं। अबुल फजल लिखता है अकबरनामा में कि अगर अकबर अपने होशो हवास में होता या अकबर के हाथ में शक्ति होती तो वो कभी भी हेमू को मरने नहीं देता, क्योंकि ऐसे योग्य कमांडर मारे नहीं जाते, इनका प्रयोग किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कूटनीतिज्ञ के दृष्टिकोण में और एक सैनिक के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। अब ये जो अबुल फजल है, जो ये बात कहता है, यहीं से हम लोग मुगलों के दूसरे डायमेंशन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ये अबुल फजल है कौन? तो ये अबुल फजल है अकबर का दोस्त बचपन का, अकबर का दरबारी और अकबर का आधिकारिक इतिहासकार, जिसने किताब लिखी अकबरनामा, 3 वॉल्यूम में लिखी, और अकबरनामा का ही एक भाग माना जाता है, कहा जाता है आईने अकबरी। और आईने अकबरी का विशेष महत्व है, इसलिए कि मुगल प्रशासन से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े यहां से मिलते हैं, चाहे वो मुगल राजस्व व्यवस्था हो या चाहे मुगल मनसबदारी व्यवस्था हो। अबुल फजल का एक भाई भी था। अच्छा, अबुल फजल वो है जो मुगल राजत्व के, सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, अबुल फजल मुगल राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या भी करता है, यानी कि मुगल शासन कैसे चलेगा। तो राजत्व का सिद्धांत की व्याख्या करते हुए ये कहता है कि राजा का काम है, ये शब्दों को जान लीजिए, सुलह कुल एस्टेब्लिश करना। सुलह कुल का मतलब होता है सार्वभौम शांति, यूनिवर्सल पीस, यही काम है। लेकिन यह कौन कर सकता है? उसने कहा कि यह तभी सुनिश्चित हो सकता है जब राजा यह सुनिश्चित करे कि समाज के सभी वर्ग अपने अपने काम को बिना किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुगल राजत्व के सिद्धांत में वर्ण व्यवस्था को शामिल किया गया था। वर्ण व्यवस्था की अनदेखी न तो सिंध के अरब कर पाए थे, न मुगल कर पाए, और जो भी परंपरागत सुविधाएं जिस वर्ग को थी, जो भी अवस्थाएं जिस वर्ग को थी, उस वर्ग को उसी स्थिति में रहने दिया गया। अंग्रेजों ने तो भारतीय समाज को परिवर्तित करने की कोशिश की थी, उन्होंने विधवा विवाह के लिए नियम बनाए, सती प्रथा का उन्मूलन किया, लेकिन मध्यकालीन शासकों से इस तरह के बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा या प्रबुद्ध कार्यों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तो बहुत बाद तक यथास्थिति वैसे ही बनी रही, जो वर्ग जैसा था वैसा ही था। अब सुलह कुल यानी कि यूनिवर्सल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए अबुल फजल कहता है, मुगल राजत्व सिद्धांत के कुछ शब्द जान लीजिए, कि वही व्यक्ति कर सकता है, मतलब ये सर्वत्र शांति या सार्वभौम शांति इसको कह सकते हैं, सार्वभौम शांति। यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास क्या हो, ऐसा राजा कर सकता है जो हो इमाम आदिल। इमाम आदिल, अदल मतलब इंसाफ, आदिल मतलब यानी कि न्यायप्रिय राजा। सिर्फ न्यायप्रिय राजा ही ऐसा कर सकता है, इमाम आदिल। और इमाम आदिल कौन हो सकता है? सब लोग इमाम आदिल नहीं हो सकते, क्योंकि न्याय का संबंध आपके व्यक्तित्व से है। तो मुगल राजत्व में दैवी अधिकार का सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह से चीजों को तोड़ा मरोड़ गया है कि इमाम आदिल, इमाम आदिल वही होगा जो, ये वर्ड जान लीजिए, इंसान कामिल हो। इंसान कामिल का मतलब होता है आदर्श पुरुष। मेरी तरफ देख लीजिए एक बार, वही देख रहे थे ना, धन्यवाद। आदर्श पुरुष यानी कि शासन के लिए व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता है। और आदर्श पुरुष कौन हो सकता है? तो वही हो सकता है जिसके ऊपर क्या हो, ईश्वर की कृपा हो, फर्रे इज्दी, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा। डिवाइन रेज, दिव्य प्रकाश। दिख रहा है मेरे ऊपर दिव्य प्रकाश पड़ते हुए कहीं से, किसी छोर से दिख रहा है ना? धन्यवाद। आभा मंडल भी दिख रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। ये आप लोगों को दिख जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि काफी तेज है और थोड़ी आध्यात्मिक भी है, अदरवाइज तो सबको नहीं दिखता ये, ठीक है। तुच्छ प्राणी तुच्छ ही देखेंगे ना, महान चीजों को देखने के लिए खुद महान बनना पड़ता है।
तो सुना ही होगा ना कि जिसकी जैसी दृष्टि हो उसको वैसी चीजें दिखाई देती है। तो अगर मेरे आसपास हैलो दिखाई दे रहा है तो वो मेरे पास नहीं हो बल्कि आपके पास है, आपकी दृष्टि उतनी दिव्य है। तो फरे इजदी, दिव्य प्रकाश। तो ये है अकबर या कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। और इसके ऊपर पड़ रहा है क्या, फर्रे इजदी। अब ठीक है। तो अरे ये क्या गिर रहा है, फर्रे इजदी गिर रहा है इसके ऊपर, डिवाइन प्रकाश। अच्छा, फर्रे इजदी भी सबको नहीं मिलता, वो उसी को मिलता है, ठीक है, जिसकी ईश्वर में आस्था लगातार बढ़ती जा रही है, जो आध्यात्मिक हो, यानी कि जिसके दिल में कौन रह रहा हो, गॉड रह रहा हो। तो दिल में आया गॉड और ऊपर से आया फर्रे इजदी, और इस सब ने आपको क्या बना दिया, आदर्श पुरुष। ये है हमारा आदर्श पुरुष, ठीक है। अब यही आदर्श पुरुष इस बात में सक्षम है कि वो क्या बन सके, न्याय प्रिय राजा बन सके। और सिर्फ ऐसा ही राजा क्या सुनिश्चित कर सकता है, तो बहुत टेंशन है ना उसके ऊपर, शांति स्थापित करना आसान काम थोड़े है, ठीक है, थोड़ा टेंशन में है, मुझे भी लग रहा है। तो ये हमारा इंसान कामिल, इमाम आदिल, और सक्षम है सर्वत्र शांति स्थापित करने में। ये अबुल फजल और राजत्व के सिद्धांत। अबुल फजल का एक छोटा भाई था, उसका नाम था फैजी, छोटा या बड़ा छोड़ दो जैसा भी था, भाई था, ठीक है। और ये फैजी भी एक विद्वान व्यक्ति था, और फैजी को जाना जाता है कुछ कामों के लिए। एक काम है महाभारत का फारसी अनुवाद। आप समझ गए कैसे तथ्य महत्वपूर्ण है हमारे लिए। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था इसने, और भी लोग थे साथ में। तो जब महाभारत की बात होगी तो रामायण की भी बात होगी। बदायूनी याद है ना, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कहा था, कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई थी। हाँ, उस व्यक्ति, अच्छा ये थोड़ा सा धर्मांध व्यक्ति है, थोड़ा सा अकबर की आलोचना करता है, अकबर की धार्मिक नीतियों से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी अकबर ने इसको मनसब दे रखा था 20 का, मतलब इसका जीवन यापन चलता रहा है, संरक्षण समाप्त नहीं किया। कुछ मामलों में अकबर आधुनिक लोगों से भी ज्यादा प्रगतिशील लगता है, कुछ मामलों में। जैसे उसके बाप के दुश्मन शेर शाह का इतिहास लिखवाया और उसकी तारीफ की गई, और उसने उस तारीफ को बर्दाश्त किया। तो मध्यकाल में आलोचना सहने की क्षमता सबके अंदर नहीं थी। आधुनिक युग में तो हम सभी प्रजातांत्रिक हैं, तो आप हमारी आलोचना करते रहो, हम आपकी आलोचना करते रहे। तो बदायूनी ने रामायण का, अकबर ने उसको यही दंड दिया कि बहुत तुम धार्मिक बन रहे हो ना, तो बैठकर रामायण का अनुवाद करो। तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने किया, मुल्ला बदायूनी। फिर फैजी हो गया, बदायूनी हो गया, और फैजी और अबुल फजल ये अकबर के गुरु के बेटे थे। अकबर के गुरु दो महत्वपूर्ण हैं, एक का नाम था, अबुल फजल के फादर का क्या नाम था, सलीम। ये कौन बोला, नहीं नहीं, अभी याद आएगा मुझे, वो क्या नाम था, अरे बड़ा मशहूर नाम है, महदवी ट्रेडिशन को मानता था वो, खैर याद आ जाएगा अभी। हम हमीदा बानो बेगम की तरह ही वो मिस हुआ मेरे दिमाग से। तो और एक थे साहब पीर अली, शेख मुबारक। तो शेख मुबारक अकबर का भी गुरु था, फैजी का भी था, और अबुल फजल का भी था। तो शेख मुबारक के दोनों बेटे पढ़ लिए, ठीक ठाक पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए कि रामायण महाभारत का ट्रांसलेशन करने लगे। अबुल फजल राजत्व का सिद्धांत, अकबर पढ़ ही नहीं पाया। तो उस वक्त भी अकबर की दिलचस्पी कुछ अलग थी, उसको पता था कि जब तक पढ़े लिखे लोग समाज में रहेंगे, ठीक है, शासकों को कोई दुख नहीं होगा, शासन करने के गुण अलग होते हैं, तो उसने उन कामों पर ध्यान दिया। आपकी विचित्र स्थिति है कि नहीं, आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से शासक बनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा कठिन डगर पनघट की है कि नहीं। वरना दो सबसे पढ़े लिखे लोग हुए दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक और
मुगलों में औरंगजेब, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह के तौर पे याद किया जाता है, और औरंगजेब भाई साहब पगलाते पगलाते बचे थे। तो समझ गए कि जो लोगों को लग रहा है कि सिर्फ तथ्य रट के आईएएस बन जाएंगे, ये उन लोगों के लिए सीख है। प्रतियोगिता कहीं और है, उस तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते रहिए। तो शेख मुबारक, अब इसके बाद मुगलों की कहानी जो है हम लोग स्थापत्य के अंतर्गत करेंगे। मुगल प्रशासन के डिटेल्स हैं कि कौन कौन से अधिकारी थे, कैसे कैसे काम करते थे, ठीक है। और यहीं पर हम लोग राजनीतिक पक्ष को देते हैं विराम, ठीक है। इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि जहांगीर को उसकी चित्रकला के लिए जाना जाता है, शाहजहां को उसके स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई बहुत काम हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसके बाद से अगली क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग धर्म से शुरुआत करेंगे, जो कि सबसे बड़ा है। और आप लोग मन पवित्र करके और थोड़ा स्नान ध्यान करके पहुंचिएगा, क्योंकि धर्म कर्म की बात होने जा रही है। ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता इसको, ठीक है ना। भले इतिहास में ही सही, लेकिन भारत धर्म प्रधान देश है, तो नहा के आना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।